हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्या? हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। किसका भैया? तो सीए फाउंडेशन के लॉ का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है? तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन शूट किया है। इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा होगा, आपने लेक्चर 1 देखा होगा। आज हम लोग लेक्चर 2 पे जाएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा। आपने अभी तक जो पढ़ा है, तो सबसे पहले आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पहले क्या था ये आपने देख लिया है। उसके बाद आपने ये सब इंट्रोडक्शन देख लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसके बाद आपने जंतर मंतर तो जरूर देखा होगा। उम्मीद है कि आपको याद भी है। ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से ये याद है। हाँ जी सर, याद है। उसके बाद आपने व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट और ये पूरा मैंने जो लास्ट क्लास में करवाया था ये आपको अच्छे से याद है और आपने अच्छे से एक बार रिवाइज करके आए हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं अभी तक। चलो चलो जी, चलो चलो जी। अब ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस बाकी है जो मुझे अभी करवाना है आपको। ओके। और एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने सेक्शन 10 स्टार्ट किया था, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये पॉइंट क्या क्या पॉइंट मैंने कवर कर दिया था। तो मैंने एग्रीमेंट पढ़ा दिया था, फ्री कंसेंट पढ़ा दिया था, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी पढ़ा दिया था, कंसिडरेशन भी मैंने आपको बता दिया था। हालांकि लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट मुझे बताना है। और थोड़ा सा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। मैंने इसमें बल्फर वर्सेस बल्फर केस भी आपको करा दिया था। तो ये हम लोगों का हो चुका है, ये इतना हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे भैया? इससे आगे बढ़ेंगे। तो इससे आगे बढ़ने ते ही चलो चलो चलो, बढ़ते क्या, बढ़ेंगे ही, अभी तुरंत बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या पॉइंट है अब पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर जो एग्रीमेंट आपने किया है, अगर उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट है और उसमें लॉफुल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होता क्या है? देखो, जिस पर्पस के लिए हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में करने वाले हैं, उसी को हम लोग लॉफुल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉफुल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब पर्पस क्या है करने का? ये जो आप एग्रीमेंट बना रहे हो, इसका पर्पस क्या है? दूसरा, इसमें कंसिडरेशन क्या इन्वॉल्व है? कंसिडरेशन क्या इन्वॉल्व है? चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, ये हो आप और ये हैं कौन? तो आपके टीचर जी, आपके मास्टर जी। आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या चीज का? पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये आपको ज्ञान देंगे, ये आपको नॉलेज अपना देंगे और आप इनसे, ये आपको नॉलेज देंगे, ये आपसे पैसे ले रहे हैं मान के चलो, या पैसे नहीं भी ले रहे हैं, मान लो कुछ ले रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे हो रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पढ़ाने का ऑब्जेक्ट है। या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडरेशन दोनों जो मिल रहा है दोनों वैलिड है, इसमें कंसिडरेशन भी वैलिड है, पैसे के टर्म में दिया जा रहा है, ये दोनों ही चीज वैलिड है इसमें। तो ये ऐसा ही होना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो और ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन भी लॉफुल हो। लेकिन हमेशा ऐसा होता है क्या? बोलो ना, कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ही अच्छा हुआ हो? अब हम लोग बात करेंगे कब अनलॉफुल हो सकता है ऑब्जेक्ट और कब अनलॉफुल हो सकता है कंसिडरेशन। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं? आ जाओ, पहले थोड़ा सा इसको पहले मिटा दूं मैं। मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ। मान लो आप क्या करते हो, मुझसे बोलते हो कि सर जी पढ़ा दो। मैं बोला बिल्कुल पढ़ा देंगे। बदले में क्या दोगे? बोला कि सर जी मैं आपको दूंगा क्या? बोल रहे हो सर बदले में आपको हम देंगे शराब। सर जी शराब दे देंगे आपको, आप पढ़ा दीजिए मुझे। अब देखो दिक्कत क्या है इधर। पर्पस तो बहुत बढ़िया है, लॉफुल
लॉफुल ऑब्जेक्ट है पढ़ाने का। कंसिडरेशन क्या दिया जा रहा है? बाटली। कंसिडरेशन क्या दिया जा रहा है? बाटली। क्या बाटली चल पाएगा क्या कंसिडरेशन में? बिहार में तो नहीं चल पाएगा, बिहार में तो बैन है बाटली। तो क्या हो गया? अनलॉफुल कंसिडरेशन। यूपी है में तो यूपी में चल जाएगा। बदले में क्या दे रहे हो? कुछ भी आप ऐसा चीज दे रहे हो, मान लो आप क्या दे रहे हो? ड्रग्स दे रहे हो। ड्रग्स लो सर, ड्रग्स ड्रग्स दे रहे हो, अब बोलो पढ़ा दो। क्या हो गया? अनलॉफुल कंसिडरेशन। अच्छा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मैंने आपको मान लो हायर किया, ये हो आप, ये हूं मैंने आपको हायर किया है क्या करने के लिए? किसी का गेम बजाने के लिए, किसी का हाथ पांव तोड़ने के लिए मैंने आपको हायर किया। ऑब्जेक्ट ही क्या है इधर? अनलॉफुल। इधर तो ऑब्जेक्ट ही क्या है भैया? अनलॉफुल। मैंने आपको बोला कि 500 रुपए दूंगा, 500 रुपए दूंगा, किसी को गाली दे के आजा, किसी को गाली दे दे, किसको तो भी, जिसका मुझे मन करेगा। आज क्या हो गया दिक्कत? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है इधर। कंसिडरेशन तो सही है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट सही था, कंसिडरेशन गलत था। यहाँ पे क्या दिक्कत है? ऑब्जेक्ट। चलिए आईसीआई का एग्जांपल बोलता है भैया, ए प्रॉमिस करता है, पहले मैं पूरा बताता हूं कहानी क्या हुआ। बी क्या है? बी के घर में देखो क्या हुआ कि ए promised to drop prosecution institutions against B for robbery and B promised to restore the value of things taken. B ने ए के घर पे रॉबरी कर दिया, B ने एक घर पे रॉबरी कर दिया, ठीक है, और एक केस करने जा रहा है, या एक केस कर दिया है। अब क्या कर रहा है? बी बोलता है कि भैया सारा सामान जो मैंने तुम्हारे यहाँ चोरी किया था, रॉबरी किया था, सारा लौटा दूंगा, एक एक सामान लौटा दूंगा, तुम क्या करो? प्रोसिक्यूशन ड्रॉप कर दो, जो केस मेरे ऊपर कर रहे हो वो उठा लो, केस कोर्ट में से वो केस उठा लो। अब ऐसा एग्रीमेंट में दिक्कत क्या है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोसिक्यूशन ड्रॉप करना, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? अनलॉफुल है। जब एक बार कोर्ट में केस चला गया, उसको गलत तरीके से विड्रॉ करना भी अनलॉफुल माना जाता है। सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन ये तो सेटलमेंट है ही नहीं ना, तो प्रोसिक्यूशन हटाने की बात कर रहा है, सेटलमेंट कहां कर रहा है? ऑब्जेक्ट ही गलत है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg of cocaine. Such agreement is illegal as consideration is unlawful. यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, यहाँ पे कंसिडरेशन। बोला कि घर सेल करने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट तो बढ़िया है, घर सेल करने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट तो बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल ऑब्जेक्ट है। दिक्कत क्या है? कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन गड़बड़ है, कंसिडरेशन यहाँ पे गलत है दोस्त, गलत मतलब अनलॉफुल है। आ जाओ, मैंने कुछ अपने नोट्स में कमेंट्री लिखा है, कमेंट्री में एक्चुअली यहाँ पे कमेंट्री नहीं आया तो एग्जाम्पल ही दिया है मैंने। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? देखो, एग्जाम्पल ऑन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ऑन अनलॉफुल कंसिडरेशन। ए एग्रीज टू बी फॉर कितना? 1 लाख रुपए देगा, क्या? डिफेमेटरी आर्टिकल छाप देगा। न्यूज़पेपर में बोला कि भाई तू आर्टिकल सी के बारे में गलत सलत कुछ भी लिख, गलत सलत कुछ भी लिख, मैं तुमको कितना दूंगा? 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा। कंसिडरेशन 1 लाख रुपया देना क्या है? लॉफुल है, क्योंकि मनी है। लेकिन ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? ये तो अनलॉफुल है। दूसरा एग्जांपल अनलॉफुल कंसिडरेशन, ए प्रोमिसेस टू सेल हिज हाउस, ऑब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? बदले में गोल्ड देगा, जो कि क्या स्मगल करके आया है। अब यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया है, ऑब्जेक्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल है। ये एग्जांपल एक बार आप लोग पढ़ लो, ये एग्जांपल आप लोग एक बार पढ़ लो। अब बताओ कि क्लियर है कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, बताओ कि क्लियर है कि नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों एक बार पढ़ लो, मित्रों जल्दी से पढ़ो। मैं आपको
क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा, हाँ अब पढ़ो, अब पढ़ो, अब पढ़ो, देखो कि सब ठीक है कि नहीं है। अब पढ़ो, बताओ कि सब ठीक है कि नहीं। पॉज कर देना, पॉज करके पढ़ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग कहाँ बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि ये जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो ये उन एग्रीमेंटों में से होना चाहिए जो कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एग्रीमेंट, क्या आपको फिर से याद दिला दूं, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बराबर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। बराबर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये इनफोर्सिबिलिटी जो है, ये इनफोर्सिबिलिटी जो है, इनफोर्सिबिलिटी जो है ये कब आएगा, तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं, जब जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये अगर फुलफिल हो रहे हो तो इनफोर्सिबिलिटी आ जाएगा, और इनफोर्सिबिलिटी आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये हम लोग पढ़, तो इसी इनफोर्सिबिलिटी को लाने के लिए एक बात जरूरी है कि ये जो एग्रीमेंट है ये उन एग्रीमेंट में से होने चाहिए जो लॉ ने स्पेशली बोल दिया है कि सही एग्रीमेंट है। यानी कुछ कुछ एग्रीमेंट को लॉ ने बोला कि ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होंगे, कुछ एग्रीमेंट लॉ बोला कि सुनना ही नहीं है, देखो ही मत, सोचो ही ज्यादा मत। कुछ एग्रीमेंट मैं बोल दिया ना वाइड है तो वाइड है, कुछ एग्रीमेंट मैंने बोला है ना ये नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, भाई ने बोला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, वही बोला। लॉ बोला कि देखो ये एग्रीमेंट गलत है, ये नहीं हो सकता, यानी कि वो एग्रीमेंट्स को किस कैटेगरी में डाल दिया, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड की कैटेगरी में डाल दिया। तो अगर आपको इन्फोर्सिबिलिटी लाना है तो आपका एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड वाले कैटेगरी में होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड वाले कैटेगरी में से होना चाहिए। अब देखो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड कैटेगरी जो है उसमें क्या क्या आएगा। पहले तो हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड वाले कैटेगरी में कौन कौन आएगा, और जो नहीं आएगा यानी कि वो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड है। तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड वाली कैटेगरी में कौन कौन आता है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जगह चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जगह। बोला एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड वाले कैटेगरी में आता कौन है, तो आता है सबसे पहले थ्रेट टू कमिट मर्डर। थ्रेट टू कमिट मर्डर, किसी का मर्डर कर देने का धमकी देना, या डिफेमेटरी स्टेटमेंट देना, गाली गलौज करना, या किसी का बदनामी करने के लिए कुछ स्टेटमेंट को पब्लिश करना, या एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सामाजिक नियमों के खिलाफ हो या इलीगल नेचर का हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ऐसे एग्रीमेंट्स है। सिमिलरली एन एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी के व्यापार रोकने के लिए जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो वो भी क्या है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। किसी का शादी तोड़वा रहे हो गांव में, पता है किसी का शादी जब टूटता है ना दोस्त बहुत गाली गलौज होता है, तो बोलता है कि हाँ आपका शादी तो वो फलाना जो इंसान है वो तोड़वा दिए। अब लो दोनों परिवार आपस में लड़ मर रहा है, तो मेरा शादी तोड़वा दिया, मेरे लड़के का शादी तोड़वा दिया, मेरे लड़की का शादी तोड़वा दिया। तो अगर ऐसा मैं किसी से एग्रीमेंट कर, मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कर रहा हूँ, एग्रीमेंट कर रहा हूँ, क्या करने, मैं बार बार यहाँ पे दोनों ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली एग्रीमेंट का ही बात कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं, कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, तो एग्रीमेंट ही है। मैं किसी से एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि किसी का शादी तोड़वा देना, 5,000 रुपया दूंगा, इसका शादी नहीं हो, मान लो अय्यर कर रहा है, पोपट लाल का शादी नहीं होने देंगे, 5,000 रुपया खर्चा कर रहा है, किसी को दिया, मान लो भीड़े को दिया 5,000 रुपया, पोपट लाल का शादी नहीं होने दो, पोपट लाल के बारे में गलत सलत न्यूज फैलाओ। अब देखो क्या हुआ, भीड़े का शादी में दिक्कत होगा कि नहीं, भीड़े का शादी नहीं, सॉरी पोपट लाल की शादी में दिक्कत होगा कि नहीं, क्या पोपट लाल की शादी हो पाएगा, कैंसर इज नहीं। अब अय्यर ने यहाँ पे जो गेम खेला है क्या कहलाएगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड कहलाएगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड कहलाएगा। कोई केस जो हो रहा है उस केस को रोकने के लिए, कोई केस जो हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है तब एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। कि कोई मैं मान लो कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, हम लोग किसी को पैसा दे रहे हैं कि उसका बिजनेस मत चलने देना, उसका बिजनेस रोको ना,
बिजनेस चलने ही नहीं दो उसका। ऐसा एग्रीमेंट हम लोग किसी को बुक कर रहे हैं, बताओ क्या कहलाएगा? स्पेशली डिक्लेयर टू बी वाइड कहलाएगा? नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा मित्रों, नहीं चलेगा ऐसा। इसको क्या ही बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बोलो ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। क्या ऐसा कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? सोचो सोचो, क्या ऐसा बन पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बन पाएगा। तो बोला कि आपका कैसा होना चाहिए एग्रीमेंट? तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, मतलब इस कैटेगरी में से नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ, क्या हो गया? क्या क्लियर है? जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है कि नहीं मेरे दोस्तों मित्रों, क्लियर है कि नहीं? सब चंगासी? ठीक है, एक बार पढ़ लो आप, एक बार पढ़ लो आप। मैं आपको 1 मिनट से भी कम का वक्त दूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो आप पॉज कर लेना। आप इसको पढ़ लो एक बार। चलो चलो, अब मैं मान के चलता हूं कि आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। आ जाओ आप, आ जाओ आप। तो अब कहां चलना सी? अब आगे वाले पॉइंट पे चलना सी, चलना है अगले पॉइंट पे। अब क्या, अब क्या? अब उन चीजों के बारे में बताना है जो कि कहां नहीं दिया है, कहां नहीं दिया है। तो वो वहां नहीं दिया जो सेक्शन 10 में नहीं दिया है। ये सेक्शन 10 में नहीं दिया है, अलग अलग सेक्शन में दिया है। सेक्शन 10 में नहीं दिया है लेकिन अलग अलग सेक्शन में दिया। उनके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ। कितने होने चाहिए? पार्टी कितने होने चाहिए? 2। क्या अकेला इंसान कुछ कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, एग्रीमेंट तो नहीं कर सकता, बाकी जो हो ये तो नहीं कर सकता। तो बोला कि एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, 2 पार्टीज की जरूरत पड़ेगी। तो ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पार्टीज, 1 पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। यानी कि एक पर्सन खुद से नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं ना, खुद से अकेले शादी कर लेते हैं, आजकल तो ट्रेंड बन रहा है कहीं कहीं पे। क्या अकेले कर सकते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट करके दिखा दो, होगा ही नहीं। 2 पार्टी चाहिए, 2 पार्टी चाहिए, 2 पार्टी। एक ऑफर देने वाला, दूसरा एक्सेप्ट करने वाला। कहां से करोगे? किधर से कर लोगे? अब यहां पे एक चीज आप देखो, यहां पे एक चीज आप देखो, क्या एक कॉर्पोरेट और एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मेरा और सुकृष्णा का कॉन्ट्रैक्ट, सुकृष्णा कॉमर्स से मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसका कैसे कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एक नेचुरल इंसान, सुकृष्णा कॉमर्स का आर्टिफिशियल इंसान, इंसान आर्टिफिशियल पर्सन। एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर नेचुरल इंसान हो सकता है, दूसरा पर्सन कॉर्पोरेट भी हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल चलेगा, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी जो कॉर्पोरेट्स होते हैं। एक केस लो बहुत बढ़िया है इधर, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल, रामलाल नहीं रमनलाल है सर जी, रमनलाल, सही से पढ़ो, सही से पढ़ो। रमनलाल एस एंड को का एक है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड को। देखो क्या हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है, पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है, क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है क्या? क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है क्या? आंसर इज नहीं, नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट ए सेपरेट लीगल। मतलब जो पार्टनर होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म के ज्वाइंट ओनर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्वाइंट ओनर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्वाइंट ओनर्स का, वो क्या कहलाएंगे? ज्वाइंट ओनर्स कहलाएंगे। किसके ज्वाइंट ओनर्स कहलाएंगे? किसके ज्वाइंट ओनर्स कहलाएंगे? तो पार्टनरशिप फॉर्म के ज्वाइंट ओनर्स कहलाएंगे। कौन ज्वाइंट ओनर्स कहलाते हैं भैया? जितने भी पार्टनर होंगे वो पार्टनरशिप फॉर्म के क्या कहलाते हैं? ज्वाइंट ओनर्स। बहुत अच्छी बात है। अब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? डिसोल्यूशन। अच्छा, डिसोल्यूशन होगा
तो जैसे कैपिटल लेके जाएगा पार्टनर, वैसे पार्टनरशिप फर्म का जो एसेट्स होगा, पार्टनरशिप फर्म का जो एसेट्स होगा वो भी कौन लेके जाएगा? पार्टनर लेके जाएगा। वो भी कौन लेके जाएगा? पार्टनर लेके जाएगा। अब ये पार्टनरशिप फर्म का जो एसेट्स लेके जा रहा है पार्टनर, अपने घर पे लेके जा रहा है, तो उसमें सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट जो है, अभी के लिए बोलूं तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो आ जाता है। अब बोलता है कि भैया इस पे लगेगा जीएसटी, यानी कि इस पे लगेगा सेल टैक्स, इस पे लगेगा सेल टैक्स। ये तो सेल हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म अपना पार्टनर को सेल एसेट्स को सेल कर रहा है। पार्टनर्स बोले हम तो देंगे नहीं, हम तो देंगे नहीं, क्योंकि हम ही लोग मालिक हैं। अब मालिक हैं, और ये तो समझो कि जब सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, तो हम दोनों तो एक ही हैं। जब हम लोग एक ही पर्सन है, तो एक ही पर्सन में मतलब मैं अपने इस घर से उस घर अगर अपना एसेट्स ले जाऊं, तो क्या इस पे तुम टैक्स ले लोगे? कैसे ले सकते हो? सपोज करो ये मेरा पेन है, मेरे इस हाथ में पेन है, और इस हाथ में अगर मैं ले लिया इस पेन को, तो क्या इसको सेल मान लेंगे? बुद्धू कहीं के नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट बोला इसे कैसे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे टैक्स। चला गया केस करने के लिए। कौन? डिपार्टमेंट। गुजरात का केस है, स्टेट ऑफ गुजरात चला गया, केस कर दिया किस पे? रमन लाल पे। जो केस करता है प्लेंटिफ होता है, उसका नाम आगे लिखा जाता है, जिसपे केस होता है उसका नाम इधर लिखा जाता है। मतलब ये होगा डिफेंडेंट, ये हो गया स्टेट ऑफ गुजरात केस, मतलब जो प्लेंटिफ है यानी कि जिसने केस किया, केस कर दिया। कोर्ट में जाके ये डिसाइड हुआ कि भाई डिपार्टमेंट, भाई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों एक ही है, एक ही है दोनों, दोनों से आप अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सेल टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ज्वाइंट ऑनर्स एक तरीके से समझो, एक आदमी अपना ही प्रॉपर्टी दूसरे घर से इस घर ला रहा है, तो इस पर टैक्स कैसे लगा दोगे जब लोग मान रहा है कि दोनों एक ही है? तो कौन हार गया? स्टेट ऑफ गुजरात हार गया केस, नहीं लगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगता है इस पर टैक्स। आ जाओ पढ़ते हैं अब इसको, पढ़ते हैं अब इसको क्या बोल रहा है। When on dissolution of partnership, the assets of the firm were divided among the partners. The sale tax officer wanted to tax the transaction. It was held मतलब decision लिया गया that it was not a sale. ये मतलब ये sale नहीं है. The partners being joint owners of those assets cannot be both buyer and seller. दोनों ही एक पर्सन नहीं हो सकता। ये तो मैं बता दिया था कि पार्टी का इंटेंशन क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए। डोमेस्टिक के केस में, सोशल एग्रीमेंट के केस में कोई इंटेंशन ही नहीं रहता है क्या करने का, क्या करने का? तो लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का। ये वल्फर एंड वल्फर मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था, ये लास्ट क्लास में मैं आपको समझा दिया था। अच्छा, ये भी मैं समझा दिया था, ये भी मैं समझा दिया था आपको। जो लेखपाल ने अपने बच्चे से प्रॉमिस किया कि भाई हम आपको, अब मेरा बच्चा बोला कि बेटा अगर तू पास कर जाएगा सीए फाउंडेशन एग्जाम, या सीए फाउंडेशन एग्जाम तू पास कर जाएगा तो 5 लाख तुमको हम देंगे। बेटा पास कर गया, पापा बोले नहीं देंगे। बेटा ने जाके केस कर दिया। क्या बेटा कुछ भी रिकवर कर पाएगा पापा से? तो बोला कि आंसर है नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, कुछ भी नहीं रिकवर कर पाएगा। ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था लास्ट क्लास, इतना कवर हो गया था अपना। चलो पानी के घूंटे लगाओ और आगे बढ़ते हैं, पानी के घूंटे लगाओ और आगे बढ़ते हैं। पानी पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना है। जो दिमाग ज्यादा काम करे मित्रों, दिमाग ज्यादा काम करे, हाइड्रेटेड रहो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कब क्या बोल रहा है? कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, कुछ केसेस में कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। क्या होता है ये फॉर्मेलिटी? देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ जगह रिटर्न होना ही पड़ेगा, रिटर्न होना ही पड़ेगा। तो उन कुछ कुछ जगह अगर रिटर्न में है तब हम बोलेंगे कि हर फॉर्मेलिटीज पूरी हुई है, अगर रिटर्न में नहीं है तो बोलेंगे फॉर्मेलिटीज कुछ कुछ अधूरी रह गई है।
अगर फॉर्मेलिटीज कुछ अधूरी रह गई है तो हम लोग का टेक्निकल डिफेक्ट आएगा। किस चीज में टेक्निकल डिफेक्ट आएगा? इसको इन्फोर्स कराने में। यानी जो चीज रिटर्न में होनी चाहिए वो रिटर्न में ही होनी चाहिए। अगर वो रिटर्न में नहीं है तो गड़बड़ होगा। जिन चीजों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जिन चीजों का स्टाम्प पेपर पे होना जरूरी है, अगर वो स्टाम्प पेपर पे नहीं है तो दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा, तो दिक्कत होना ही होना है। तो बोल रहा है क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटन एंड स्पोकन, रिटन एंड स्पोकन दोनों चलेगा। एज टू लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बाय माउथ। कोई मतलब कानून को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ओरली किए हो रिटन में किए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे खास। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हो गया, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, रिटर्न में ही होना चाहिए। सिर्फ रिटर्न में ही वैलिड होगा, अगर रिटर्न में नहीं होगा तो ये वैलिड ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो उसको हम लोग वैलिड मानेंगे ही नहीं। तो स्पेसिफिकली बोला गया कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ही होना चाहिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए और रिटर्न में होना चाहिए, तभी हम इसको मानेंगे क्या कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हुआ है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचने का तभी हो पाएगा जब वो क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। इसी को बोलते हैं अदर फॉर्मेलिटी। जो कुछ भी है हर केस में जो कुछ भी फॉर्मेलिटी जो लॉ बोल रहा है उसको करना ही करना है, करना ही करना है। तो अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड, अदर फॉर्मेलिटीज को कंप्लायंस करना जरूरी है इन कुछ केसेस, इन सर्टेन केसेस। आ जाओ भैया आ जाओ। अब क्या हम लोगों को देखना है, ये पॉइंट क्लियर है मित्रों? बताओ जरा क्या क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखना है क्या, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए भैया, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। मीनिंग सर्टेन मतलब अगर सर्टेन मीनिंग नहीं है तो आप सोचो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। मतलब अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सर्टेन नहीं है, वो वेग है, वो इनडिफिनिट है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। यानी कि जो भी एग्रीमेंट हम लोग कर रहे हैं वो सर्टेन होना चाहिए, नॉट वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। सिंपली बोलूं तो एग्रीमेंट मस्ट बी क्या होना चाहिए, क्लियर, क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए, क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। तो बोल रहा है कि ये नॉट, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो ये बोल रहा है कि नॉट क्लियर नहीं होना चाहिए, मतलब होना क्या चाहिए, क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर, मतलब क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए। अच्छा, इनडिफिनिट बोल रहा है कि इनडिफिनिट नहीं चलेगा, यानी कि क्या होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। यानी कि एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए, क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए और डिफिनिट होना चाहिए। सर्टेन होना चाहिए, क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, तब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। बोल रहा है क्या, ए एग्रीज टू सेल, एग्जांपल देखते हैं, एक एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। बोल रहा है कि 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचने चाह रहा है बी को। लेकिन देखो ये बोल रहा है कि 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचेंगे। अब दिक्कत यहां पर ये है कि कौन सा ऑयल, कौन सा ऑयल बेचेगा तू? अगर मान लो वो 3 तरीके के ऑयल में डील कर रहा है, केरोसिन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, तब तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। अरे भैया कौन सा ऑयल है बोल दो तो जरा। अब ये चीज इसीलिए बोल रहा है कि आप बता दो कि कौन सा ऑयल। अगर ये बताए नहीं है तो इसको हम मानेंगे ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ये बनेगा ही नहीं, एग्रीमेंट फालतू हो गया। आपको सिंपली है कि आपका सर्टेन होना चाहिए, क्लियर वर्ड्स में डेफिनेट होना चाहिए। लेकिन अब ये बात बताओ, अगर वो सिर्फ एक ऑयल में डील कर रहा था, सिर्फ वो मान लो कोकोनट ऑयल में डील कर रहा था, तब तो ये सर्टेन हो सकता है ना, ये तो सर्टेन है कि सिर्फ वो एक ऑयल में डील कर रहा है, तब तो ये सर्टेन माना जा सकता है। तब ये अगर है सिर्फ वो कोकोनट ऑयल में डील कर रहा था तब बोलेगा कि 100 टन बेच रहे हैं ऑयल सिर्फ, तब ये वैलिड माना जाएगा।
लेकिन 3-4 ऑयल में अगर हम डील कर रहे हैं तब ऐसा हम बोलें कि हम आपको 112 ऑयल देंगे, तो इससे कुछ पता नहीं लग रहा है किस ऑयल की बात कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कोकोनट ही सिर्फ बेच रहा हूँ तब इससे पता लग रहा है कि मैं सिर्फ कोकोनट की ऑयल बात करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं बताऊँ, मैं मान लो फाउंडेशन में चारों सब मतलब मान लो कि बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ और अलग अलग लेवल पे मान लो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मान लो फाइनल पे ऑडिट भी पढ़ाना हूँ, इंटर पे ऑडिट भी पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन में लॉ पढ़ाना हूँ, और मान लो 11th-12th में भी कुछ सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। अब मैं अगर आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं आपसे अगर कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? मैं क्या पढ़ाऊँगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं सी फाउंडेशन में आपको पढ़ाऊँगा, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अच्छा ये लॉ ही पढ़ाएगा। तो ये बोला कि ये सर्टेन होना चाहिए, क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए और डिफिनिट होना चाहिए। मतलब अगर क्लियर उतना या सर्टेन नहीं भी है तो ये कैपेबल ऑफ मेकिंग सर्टेन होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा कि फाउंडेशन में पढ़ाऊंगा, इससे ये होगा कि हाँ ये बंदा लॉ ही पढ़ाएगा अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो। चलिए आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। XYZ एग्री टू लीज द लैंड फॉर ए इंडिफिनिट ईयर्स। अब देखो कि ये कितना ईयर के लिए लीज पे दे रहा है, ये कुछ डिसाइडेड ही नहीं है। तब क्या हो गया, इस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन। पीरियड ऑफ लीज मेंशन नहीं है तो ये वैलिड ही नहीं है। पीरियड ऑफ लीज मेंशन होना चाहिए, तभी इसको हम लोग वैलिड मानेंगे, तभी इसको हम लोग वैलिड मानेंगे, तभी इसको हम लोग वैलिड मानेंगे। आ जाओ, अब बोला कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। जो एग्रीमेंट हमने किया है उसका परफॉर्मेंस अगर पॉसिबल है तभी वो एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि ये मतलब कानून के नजर में माना जाए कि इसको परफॉर्म किया जा सकता है। कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जिसका परफॉर्मेंस क्लियर मतलब पॉसिबल नहीं है? अरे भाई ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट है, आप जेन्युइनली अभी सोचो इतने सारे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे लाऊंगा, गाना भी तो ऐसा, क्या पॉसिबल है? क्या आपने भी ऐसा किसी को बोला है तुम्हारे लिए दुनिया बदल सकता हूँ? क्या दुनिया बदलना पॉसिबल है भैया? नहीं। मैं तुम्हारे चांद ले आऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, बालों में सजा दूंगा चांद। अरे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही एक एग्जांपल दिया है, ए एग्रीज टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर, खजाना, मैजिक से खजाना ढूंढना चाह रहा है। क्या बताओ ये पॉसिबल है परफॉर्म करना? नहीं, नहीं। तो क्या ये ऐसा एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? आंसर इज नहीं, फालतू एग्रीमेंट है, इसे कभी बन ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट। अभी अब किसी को चांद तारे जो सपना दिखाओगे उससे पहले एक बार सोच लेना, एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता भाई। एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 फॉलो और अदर सेक्शन में फॉलो ही नहीं। चले 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 देखो अब हाँ हो गया है भाई, एसेंशियल एलिमेंट सारे कंप्लीट हो गए, एसेंशियल एलिमेंट सारे कंप्लीट हो गए। देखो देखो देखो, सबसे पहले क्या है, एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखो ऑफर सेक्शन 10 के हिसाब से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, मतलब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्टीज, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। मतलब बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए, अगर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। और कंसिडरेशन होना कैसा चाहिए? लॉफुल। वो कंसिडरेशन होना कैसा चाहिए? लॉफुल। और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अच्छा, ये कौन से एग्रीमेंट होना चाहिए? एग्रीमेंट उन एग्रीमेंटों में से होना चाहिए जो डिक्लेयर टू बी वाइड नहीं है, यानी कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड ये होने चाहिए एग्रीमेंट। जो सेक्शन 10 में दिया है उसमें क्या है, 2 पार्टीज होने चाहिए, पार्टी मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, अदर फॉर्मेट्स टू बी कंप्लाइड, और सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, और लास्ट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। इतना सारा कुछ होना चाहिए। देखो दोस्तों, क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो क्या आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे।
रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। अब हम लोग को क्या देखना है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो भैया 3 टाइप से कॉन्ट्रैक्ट को बांट सकते हैं, 3 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को बांट सकते हैं। कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। on the basis of validity, on the basis of formation, on the basis of performance। validity, formation, performance। वैलिडिटी के बेसिस पे 5 तरीके का, वैलिड, वॉइड, वाइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। मेरे साथ बोलो, वैलिड, वॉइड, वाइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। वैलिड, वॉइड, वाइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। वैलिड, वॉइड, वाइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। ये 5 तरीके के होते हैं वैलिडिटी के हिसाब से। फॉर्मेशन के हिसाब से एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वैसी ई, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वैसी ई। और परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। अब आते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहला कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, जो बाइंडिंग हो और इन्फोर्सेबल हो। इन्फोर्सेबल मतलब क्या, लॉ में इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी कि कोर्ट में जाया जा सकता है अपने राइट एंड ऑब्लिगेशन के लिए, मतलब लॉ इसको इन्फोर्स कर सकता है। अब बाइंडिंग मतलब साथ न छोड़ना, हाथ न छोड़ना, मतलब दोनों पार्टी में राइट एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, यानी दोनों हाथ एक दूसरे से चिपक गए हैं, साथ में आ गए, इसको बोलते हैं बाइंडिंग। और वो किस कब होगा वैलिड, जब सारे एसेंशियल एलिमेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। हाँ जी हाँ, गाना हो रहा है ये तो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स होने ही चाहिए दोस्तों। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। वाइड कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे, वाइड, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे? आ जाओ, आ जाओ सारे, आ जाओ सारे। कहाँ आ रहे हैं? एक एग्जाम्पल देखेंगे, मैं इसको, मुझे आपको अच्छे तरीके से इसको बताना है, कुछ कुछ कंफ्यूजन रहता है इधर। आ जाओ, देखो दोस्तों, दो पार्टी है, दो पार्टी है, दो लोग पार्टी, पार्टी है मतलब पार्टी कर नहीं रहे हैं, पार्टी है मतलब 2 पर्सन है। अच्छा, ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है। 2 पार्टी है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। किसका कॉन्ट्रैक्ट किया है सर? सर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लो क्या खरीदने का, मान लो यहाँ पे कार खरीदने का, कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब ये इसको कार देगा, ये बी को कार देगा, बी बदले में क्या देगा, पैसा देगा। क्या देगा दोस्त? पैसा देगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बहुत अच्छी बात है, सारे एसेंशियल पूरे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्ट मान लो, आज कितना तारीख है, तारीख है मान लो 23, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्ट चला, 23 को कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना स्टार्ट हुआ। मान लो 27 अप्रैल आ गया, यहाँ तक सब कुछ चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ वैलिड चल रहा है। 27 अप्रैल, मान लो डिलीवरी देना है 30 अप्रैल, डिलीवरी देना है 30, यहाँ तक सब कुछ वैलिड चल रहा था, वैलिड चल रहा था। 27 को क्या हुआ, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग, आग लग गई तो कार भी धुआं धुआं हो गया, धुआं धुआं करके कार भी जल गया। ओ माय गॉड, कार भी जल गया। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अब यहाँ पे कार का डिलीवरी नहीं। अब इस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, सिचुएशन ऐसा बना कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना पॉसिबल ही नहीं है, इन्फोर्स करना पॉसिबल खत्म हो गया। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड, इसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, ये इन्फोर्सिबिलिटी क्या हुआ, इन्फोर्सिबिलिटी आग लगने के कारण इन्फोर्सिबिलिटी क्या हो गया, सीज हो गया। क्या हो गया भैया? हो गया सीज, खत्म हो गया। इन्फोर्सिबिलिटी क्या हो गया? सीज हो गया, इन्फोर्सिबिलिटी आग लगने के कारण।
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टार्टिंग में तो चंगा सी, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ, या तो चेंज इन सिचुएशन आ गया, या कुछ लॉ में ही चेंज हो गया, लॉ में ही चेंज हो गया। लॉ बोला कि ये काम करना आज से मना है। मैंने मान लो कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो ये पेन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया आपसे, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन 2-4 दिन बाद लॉ ने बोला पेन बेचना भारत में आज से अपराध है, आज से पेन नहीं बेचा जाएगा। चेंज इन लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करना पॉसिबल नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो चेंज इन लॉ या फिर चेंज इन सिचुएशन। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट में गाड़ी में आग लग गई या फैक्ट्री में आग लग गई या गाड़ी तबाह हो गया, ये क्या हो रहा है, चेंज इन सिचुएशन, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट अब इन्फोर्स नहीं हो, फोर्स नहीं। अब बोलता है कि अच्छा अब है कि एक ये समझ में आ गया आप लोगों को कि जब स्टार्टिंग में बहुत सही चल रहा था और बाद में कुछ सिचुएशन में चेंज आया, कुछ लॉ में चेंज आया और कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई, तब हम लोग वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ सही चल रहा था, अचानक कुछ ऐसा हुआ, अब कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई है। अच्छा वैलिड किसको, वैलिड मतलब सब कुछ अच्छा है। अच्छा वाइड एग्रीमेंट किसको बोलेंगे, एक क्वेश्चन आता है क्या, वाइड एग्रीमेंट किसको बोलेंगे। वाइड एग्रीमेंट सिंपली ऐसे एग्रीमेंट जिसमें एसेंशियल एलिमेंट कभी होगा ही नहीं, जिसमें एसेंशियल एलिमेंट नहीं हो पाया। एसेंशियल एलिमेंट मतलब 11 पॉइंट्स फुलफिल नहीं हो पाए। अब 11 पॉइंट्स फुलफिल नहीं हो पाए, एसेंशियल मतलब इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आया, तब ये एग्रीमेंट जो बचा है, इन्फोर्सिबिलिटी आया ही नहीं, इन्फोर्सिबिलिटी आया ही नहीं, तो ये एग्रीमेंट को क्या कहा जाएगा, वाइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वाइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। मतलब जब एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आएगा तो ऐसे एग्रीमेंट को वाइड एग्रीमेंट बोलेंगे। अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट कब बोलेंगे, तो सब कुछ स्टार्टिंग में चल रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, इन्फोर्सिबिलिटी वाला कोई चक्कर नहीं था, मतलब सारे 11 के 11 एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो रहे थे। लेकिन दिक्कत क्या आई, बाद में दिक्कत आया भाई, अभी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ही दिक्कत आ जाता है इन्फोर्सिबिलिटी तब तो वाइड एग्रीमेंट बोलते, कॉन्ट्रैक्ट वो बनता ही नहीं। लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो स्टार्टिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बाद में चेंज इन लॉ, चेंज इन सिचुएशन के कारण दिक्कत हो गया इन्फोर्सिबिलिटी में। मतलब इन्फोर्सिबिलिटी स्टार्टिंग में था, बाद में इन्फोर्सिबिलिटी सीज हो गया, इसको बोलते हैं सीज होना, खत्म हो गया इन्फोर्सिबिलिटी बाद में। क्यों खत्म हुआ, चेंज इन लॉ चेंज इन सिचुएशन की वजह से। तब इसको क्या बोलेंगे, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट क्या बोलेंगे, जब इन्फोर्सिबिलिटी आया ही नहीं, कभी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, एसेंशियल एलिमेंट ही पूरा नहीं कर रहा था, वाइड एग्रीमेंट बोलेंगे। बोलेंगे बोलेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे, आ जाओ सारे। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीज हो गया, जिसकी इन्फोर्सिबिलिटी सीज हो गई, ये जे क्यों बोलते हैं इसको, जे जंक, जे से याद रखना, जंक। जंक मतलब क्या होता है, जंक मतलब क्या होता है, खराब, खराब। कोई चीज जंक हो जाना मतलब खराब हो जाना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाइड। उसको हम लोग जे बोलेंगे, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज जे, सेक्शन 2 क्लॉज जे, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय, मतलब इन्फोर्सिबिलिटी अगर सीज हो जाए तो उसको वाइड बोलेंगे। वो वाइड कहलाता है अगर उसकी इन्फोर्सिबिलिटी सीज हो जाए तो। सिंपली याद रखो, सिंपली याद रखो, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ becomes wide, yeah, when enforceability is seized by law due to the change situation or change in law, then such contracts is known as wide contract. चलो लिखते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको लिख भी सकते हैं हम लोग। when
when enforceability is seized, when enforceability is seized, when enforceability seized किसका, due to change in law or change in, then such contract is known as void contract. void contract. जल्दी से लिखो दोस्तों, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो इसको। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? Thus a void contract is one which cannot be enforced by court of law. कोर्ट ऑफ लॉ, जल्दी से लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, जल्दी से लिखो, इसको मिटा रहा हूं मैं। पॉज करके लिख लेना भाई, पॉज करके लिख लेना, नहीं तो बैक करके लिख लेना। आ जाओ, क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है मित्रों, ये बोल रहा है क्या, जो एग्जाम्पल देखो, एक्स एग्रीज टू राइट ए बुक विद ए पब्लिशर, एक्स ने राइटर के साथ क्या किया भाई, कॉन्ट्रैक्ट किया पब्लिश बुक कराने का, सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो रहे थे। बट आफ्टर फ्यू डेज के बाद क्या होता है, बोला कि एक्स डाइज, एक्स मर गया, अरे राइटर ही मर गया एक्सीडेंट में भैया, कैसे परफॉर्म करवाओगे कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है परफॉर्म। Thus a valid contract when cannot be performed because of the some uncalled happening becomes void. कभी किसी कारण से अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाता है तो उसे ही void कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, a contract with B, owner of the factory, to supply 10 tons of sugar, but before the supply is effected, fire caught the factory and everything was destroyed, सब कुछ खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट becomes void। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, void हो गया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, void हो गया। आ जाओ, एक बार इसको खुद से आप लोग पढ़ लो, इसको एक बार खुद से आप लोग पढ़ लो, खुद से एक बार पढ़ लो। अब हम लोग को किधर क्या करना है, अब हम लोग को जाना है किधर, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे अभी हम लोग जाएंगे। आ जाओ, क्या होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उससे पहले पानी के 2 घूंट, तरोताजा हो जाओ, तरोताजा हो जाओ। आ जाओ, क्या बोल रहा है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, सेक्शन 2 आई, मैं बताऊंगा क्या है, इसको कैसे याद करना है। बोल रहा है क्या, पहले एग्जांपल, बोलने से पहले जरा एग्जांपल ले लो। कमेंट्री मैंने यहाँ लिखा, देखो वैभव की बात है, मेरा नाम जानते ही हो, तो मैं उस ऐसा करके लिख बनाया हूँ, कमेंट्री के लिए सही है। पहले एक कहानी बनाते हैं, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, आ जाओ कहानी सुनो। देखो कल की बातें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी थी, ये है बाबू भैया। बाबू भैया को टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना रहे हो सर, जरा अच्छे से बनाओ ना भैया। आ जाओ, बाबू भैया को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम लोग। ये है बाबू भैया, ये है कौन भैया, ये है बाबू भैया, और ये है अपना वही छोटा छतरी। छोटा छतरी था कि छोटा चेतन था, छोटा चेतन था सर, भूल गए आप। ओहो, छोटा चेतन था, छोटा चेतन, याद करो क्या किया था छोटा चेतन। छोटा चेतन ने क्या किया था भैया, बंदूक दिखाया था, किसको बंदूक दिखाया था,
किसको बंदूक दिखाया था? बंदूक कैसे बनता है भैया? बंदूक किसको दिखाया था? तो बंदूक दिखाया था बाबू भैया को। बाबू भैया को बंदूक दिखाया था कौन? छोटा चेतन। अब बोला था कि अपना घर मेरे नाम कर दो, अपना घर। मान लो ये घर का वैल्यूएशन है 10 करोड़, बोला था कि 1 करोड़ में 10 लाख में मेरा अपना घर बेच दो, अपना घर 10 लाख में बेच दो। अगर नहीं बेचोगे तो भैया मार देंगे, जान से ही मार देंगे। क्या करोगे, घर लेके रहोगे किधर? जान से मार देंगे अगर 10 लाख में अपना घर नहीं बेचा। कौन बोला? छोटा चंद्र बोला। किसको बोला? बाबू भैया को। मान लो बाबू भैया मान जाते हैं, क्या नहीं है दिक्कत? क्या है? याद करो याद करो याद करो, फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है। लेकिन जान की बात तो सबको डर लगती है कि नहीं? मान लो 10 लाख पे मान गया है, कौन? बाबू भैया मान गया है। मान लो लॉ को पता भी नहीं चला, लॉ को पता भी नहीं चला मतलब कोर्ट में ये बात गया भी नहीं, और 10 लाख में ये मान गए बेचने के लिए, क्या हो जाएगा? इन्फोर्स हो सकता है क्या? इन्फोर्स हो सकता है, हो सकता है। अब लेकिन एक चीज सोचो, मान लो बाबू भैया को एक बाबू भैया का दोस्त आया। कौन है दोस्त? राजू। हेरा फेरी में बाबू भैया का दोस्त कौन था? राजू। राजू है चालाक। राजू आया बाबू भैया को बोला, बाबू भैया इतने मेहनत से कमाया हुआ 10 करोड़ का घर इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो आप? आप चलो कोर्ट, आप चलो कोर्ट, कोर्ट में जाके कोर्ट में बोलो मेरा फ्री कंसेंट नहीं, फ्री कंसेंट। अच्छा फ्री कंसेंट नहीं है तो घर बिकेगा ही नहीं। मान लो अगर बिक गया है घर, वापस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ कि बोला कि हाँ भाई इसको कोर्ट में जाओ, बोलो कि मेरा फ्री कंसेंट नहीं है। गए कोर्ट में, बाबू भैया मान लो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में है बाबू भैया। बाबू भैया को फिर एक बार धमकाया। कौन बाबू भैया को फिर एक बार धमकाया? छोटा चेतन। बोला कि बाबू भैया कोर्ट तुम जा रहे हो, कोर्ट में अगर गलत गवाही दे, गलत बयान दे दिया तो समझ लो पक्का है खलास कर दूंगा। अब देखो कोर्ट में बाबू भैया अगर जाएंगे, बाबू भैया अगर जाएंगे तो बाबू भैया के पास ऑप्शन है, ऑप्शन है। या तो बाबू भैया बोले कि नहीं भाई फ्री कंसेंट तो है नहीं, फ्री कंसेंट तो है नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और ये एग्रीमेंट को क्या करो? अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने तो एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट को भाई क्या करो? ये कैंसिल करो, कैंसिल करो। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, फ्री कंसेंट नहीं है। एक तो ये ऑप्शन है। या तो बाबू भैया का ऑप्शन है जान की बाजी ना लगाए, आराम से बोल दे कि सब कुछ चंगासी, सब कुछ चंगासी, बोल दे कि सब कुछ अच्छा है और मुझे कोई तकलीफ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से। या तो है अगर ये फ्री कंसेंट कराएं तो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। आप बोले कि सब कुछ संगासी तो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? वैलिड हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो बाबू भैया के पास ऑप्शन है या तो वाइड कराने का भी और वैलिड कराने का भी, वाइड कराने का भी और वैलिड कराने का भी। जब एक पर्सन के पास ऑप्शन रहता है वाइड कराने का भी और वैलिड कराने का भी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है? एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। मान लो बाबू भैया जैसा और पीड़ित लोग होते हैं तो क्या बोलते हैं? ज्यादा पार्टी हो जाता, वन और मोर पार्टीज हो जाता। इसके ऑप्शन पे है बाबू भैया, बाबू भैया ऑप्शन, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। ऑप्शन नहीं, का ऑप्शन नहीं हो सकता। छोटा चेतन का ऑप्शन नहीं, छोटा चेतन के पास ऑप्शन नहीं है। तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इनफोर्सिबिलिटी एक पार्टी के ऑप्शन पे डिपेंड करती है। वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखे, वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड बना दे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब बताओ सर जी यहाँ पे एग्रीमेंट वर्ड क्यों यूज किया?
देखो एग्रीमेंट वर्ड इसीलिए यूज किया कि अगर मान लो ये क्या बोले कि भाई फ्री कंसेंट ही नहीं है, तो डरा धमका के क्वेश्चन से मेरा प्रॉपर्टी लिया है तो फ्री कंसेंट ही नहीं रहेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, तो एग्रीमेंट ही माना जाएगा ना। तो लॉ ने सेफ साइड खेलते हैं यहाँ पे एग्रीमेंट वर्ड। तो एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, क्योंकि जैसे ही बोलेगा कि भाई फ्री कंसेंट नहीं है तो इन्फोर्सिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, स्टार्टिंग में ही इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो, इसलिए पहले ही एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स नोन एज वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वैभव की बात में मैंने क्या लिखा है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पार्टी के पास जिसका कंसेंट फ्री नहीं होता है, जैसे कि इस केस में बाबू भैया है, उसके पास ऑप्शन होता है कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर दे या चाहे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखे। ये हिंदी में आपको लिख के है, मैंने हिंदी में ये लिखा, एक बार बस इसको रिकैप करो, एक बार इस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से देखो और पढ़ो, सोचो कि समझ में आ रहा है। जल्दी से इसको एक बार पढ़ो आप लोग। पढ़ो एक बार। हाँ जी, हो उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, उम्मीद है अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब चलो आगे चलो। अच्छा, आगे चलने से पहले कब किस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो सकता है ये जानने से पहले यही है, उसके बाद क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये करवा दूं, अपना छूटा हुआ था, ये तो मैं बाद में भी करवा दूंगा, छोटा सा टॉपिक के बाद में भी। अब मैं पहले अब कहाँ चलता हूँ भैया, मैं अब कहाँ चलता हूँ, तो मैं चलता हूँ यहीं समय। किस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो सकता है, इस पे मैं चलता हूं। क्या मैं चलूं कि नहीं? अरे चलो जवानों, चलो आगे बढ़ो जवानों, आओ बढ़ो 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 बढ़ो, ना रुको ना थमो, बस बढ़ते ही रहो, बस बढ़ते ही रहो जवानों, बढ़ते ही रहो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस बढ़ना ही है काम हमारा, ना रुकना है काम हमारा, फाउंडेशन क्लियर करना है काम हमारा। आ जाओ। फॉलोइंग आर द सिचुएशन वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। इन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। पहला, जब कंसेंट फ्री ना हो, जब कंसेंट फ्री ना हो, जब कंसेंट फ्री ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइडेबल हो जाएगा। दूसरा, जब अदर पर्सन प्रिवेंट कर दे परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस। जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाह रहा है, बस दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होने दे रहा है, तब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है, देखेंगे। तीसरा, when contract is not performed within a specified time, जब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम परफॉर्मेंस फिक्स्ड हुआ, उस टाइम में परफॉर्मेंस नहीं हो, तो ये दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर सके, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को वो चाहे तो वैलिड रखेगा या तो वो वाइड कर देगा। चलो पहला देखते हैं। When the consent of the party is not free, is caused by coercion, undue influence, misrepresentation और fraud। जब इन केसेस, अभी जो मैंने हम लोगों ने केस देखा, ये कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री का केस था, बाबू भैया सेकंड का, बोला कि इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। कैसे? X promised to sell his scooter for Y for 1 lakh, however the consent of X was been procured by gunpoint. X is an aggrieved party, aggrieved party मतलब होता है पीड़ित पार्टी। Y ने गन दिखा के X का स्कूटर मांग रहा है 1 लाख में। पीड़ित पार्टी कौन है भाई? X है। पीड़ित पार्टी कौन है यहाँ पे? X है। The contract is वाइडेबल एट द ऑप्शन, किसका ऑप्शन पे होगा? वाइडेबल किसके ऑप्शन पे होगा? X के ऑप्शन, इसके ऑप्शन पे, X के ऑप्शन पे, but not the option of Y. It means X accept the contract becomes valid contract. अगर X accept कर लेता है contract तो वाइडेबल हो जाए, क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। अगर X क्या करे, कोर्ट में जाके बोलते कि ना भाई मेरा तो गन पॉइंट पे लिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। लेकिन एक बार X अगर एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को ना तो वाई रिसाइंड कर पाएगा,
ना खुद x रिसेंड कर पाएगा, मतलब खत्म नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, ना तो y कर सकता है ना x का ऑप्शन रहेगा खत्म करने। यहाँ पे x भी चाहो तो लिख सकते, x भी खत्म नहीं कर सकता, y भी खत्म नहीं कर सकता। एक बार अगर x ने हामी भर दी तो अगर उसको खत्म करना है तो x को कोर्ट जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मेरा कंसेंट जो है फ्री नहीं है, तो y रेफर दो भैया, y रेफर आते हैं। अब आ रहा है क्या, अब है क्या दूसरा, अब हम लोग को देखना है दूसरा पॉइंट when person promises to do something for another person, the other person prevents him performance his promise, the contract becomes viable at the option of first person। क्या बोल रहा है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैं हूं, ये हो आप, मैं आपसे पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट मान लो किया हूं, मैं आता हूं डेली पढ़ाने के लिए, मान लो आपके घर पे आता हूं कि मैं आप आऊंगा और पढ़ाऊंगा, मान लो मैं प्रोफेसर हूं, मैं आके आपके घर पे बोला मैं पढ़ा के जाऊंगा आज, आप आते हो तो बोलते हो कि तुसी जाओ हम नहीं पढ़ेंगे। मैं तो परफॉर्म करना चाह रहा हूं लेकिन मेरा परफॉर्मेंस को प्रिवेंट कौन कर रहा है, आप मेरे परफॉर्मेंस को प्रिवेंट कर रहे हो, तब क्या कहलाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है मेरे ऑप्शन पे। मैं चाहूं तो इस जिल्लत भरी जीवन में आपके पास फिर दोबारा जा सकता हूं, आप फिर मुझे कल प्रिवेंट कर सकते हो परफॉर्मेंस, लेकिन मैं आज ही चाहूं अगर तो मैं बोलूंगा कल से मैं नहीं आता, जा कल से मैं नहीं आऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट आज ही वाइड कर दूंगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेरे पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रखने का, मेरे पास वाइड भी करने का। तो वह बोला कि व्हेन वन पर्सन प्रॉमिसेस टू डू, यानी कि प्रॉमिसर, यानी कि मैं समथिंग फॉर अनदर पर्सन, यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ पे टीचर की बात मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख देता हूँ, टू अदर पर्सन, बट द अदर पर्सन यानी कि कौन, स्टूडेंट, prevents him मतलब उसको रोकता है from performing his promise, the contract becomes viable at the option of first person, this is a contract between A and B। बोल रहा है क्या, देखो B जाता है किसके पास, A के पास, B जाएगा A के पास, B बोलता है क्या कि हम तुम्हारा कार खरीदना चाहते हैं, तुम्हारा कार खरीदना चाहते हैं, B कौन है, प्रॉमिसर, B कौन है, प्रॉमिसर, हम तुम्हारा कार खरीदना चाहते हैं। ये पहले बोल देता है ठीक है, बाद में भी बोलता है कि हम अपना कार नहीं बेचना चाहते, यानी कि एक पर्सन के परफॉर्मेंस को दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है मित्रों, थोड़ा सा दिमाग लगा दो भैया, इसके बी के ऑप्शन पे, बी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं, हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, आ जाओ तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे अभी। बोला कि when a party to a contract promises to perform work within a specified time could not perform within that time, a contract becomes viable of the option of। इसका तो एकदम फर्जी, मतलब एकदम इजी पॉइंट है, एकदम ही इजी पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है कि A agrees to construct a house for B। मैंने जैसे कि एग्जांपल, चलो एग्जांपल खुद का लेते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई मेरा घर बना दो, मेरा घर बना दो, कब तक बना दो भाई, जून तक बना दो, मेरा घर जून तक बना दो। बोला कि जून तक पूरा कंप्लीट घर चाहिए, जरूरी है जून तक घर बनाना, आपको जून तक बनाना ही पड़ेगा, जून तक घर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हो रहा है, जून तक मैंने आके देखा कि कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्कुल घर नहीं बनाया, जून मैंने देखा कि आधा भी घर का 10% भी, घर का 10% भी नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया, ये कॉन्ट्रैक्टर नालायक निकला है, कुछ नहीं बना के दिया है अभी तक। अब क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन है, चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, वाइड भी कर सकता हूँ। मेरा मन अगर दिल दरिया सब पानी, मेरा दिल दरिया है, तो मैं बोलूंगा चलो कॉन्ट्रैक्टर तू ही बना भाई, 10% की क्या बात है, तू ही बना, तू ऐसे भी फालतू काम करता ही है, फालतू काम का तो मैं मजा ही मजा है, मैं भी तो फालतू ही बैठा।
बना, घर बना तो मेरे पास ऑप्शन है वाइडेबल करने का। मैं चाहूँ तो वाइड करूँ, मैं चाहूँ तो वैलिड रखूँ। तो बोला कि when a party to a contract from when a party to a contract promise to perform a work within a one specified area, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर बोला है कि हम कुछ दिन तक काम करके देंगे, would not perform the promised contract viable at the option of promisee। promisee कौन है? जिसका घर बन रहा है, जिसका घर बन रहा है वो promisee है। तो ये एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, फिर भी बोला कि 31/3/2022 तक करके देगा, लेकिन कुड नॉट कंप्लीट द हाउस ऑन डेट एंड सो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। देख लो भैया, देख लो, एकदम क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है कि नहीं? अच्छे से बता दो मुझे जरा, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, एक बार बस पढ़ लो इसको और बता दो मुझे कि क्लियर है सब। तब हम लोग कहाँ चलेंगे भैया? इसका डिफरेंस देख के, इसके डिफरेंस देख के बातों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसा करते हैं क्या कि डिफरेंस आप लोग जो है एक बार ट्राई करना खुद से पढ़ने का, और लेक्चर नंबर 3 में मैं इस दोनों का डिफरेंस नहीं इसी लेक्चर में मैं करवा देता हूं। क्यों दूसरे दिन के लिए छोड़ना? क्यों दूसरे दिन के लिए छोड़ना? आ जाओ। क्या बोला? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अंतर बताओ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में अंतर बताओ भाई, बताओ जल्दी जी। सबसे पहले मीनिंग, सबसे पहले आते हैं मीनिंग। मीनिंग बोला है कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, चाहे तो वो वाइड रखे, चाहे तो वो वाइडेबल, चाहे तो वो वैलिड रखे, चाहे तो वो वाइड कर दे, बट दूसरे पार्टी के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। इन्फोर्सिबिलिटी, जब एक पार्टी के ऑप्शन में हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिबिलिटी, क्या ये वाइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है? आंसर इज नहीं हो सकता। The वाइड कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड एट ऑल। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड। एग्रीड मतलब जो पीड़ित है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ, जैसे उस केस में बाबू भैया थे, जिसके केस में उस केस में बाबू भैया थे पीड़ित, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन छोटा चेतन के पास ऑप्शन नहीं है। चेतन के पास, छोटा चेतन के पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। इट इज इन्फोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी मतलब पीड़ित, पीड़ित जिसको, जिसके साथ कुछ गलत हुआ उसको एग्रीव्ड बोलते हैं। तो इन्फोर्सिबिलिटी समझ में आ गया, ये इन्फोर्स नहीं हो सकता। वाइड, अवॉइडेबल इन्फोर्स हो सकता है, बस एक ही पार्टी के पास ऑप्शन है इन्फोर्स करने का। कॉज, कॉज, अच्छा क्यों होगा? मतलब ये क्या इन्फोर्सिबिलिटी क्या है इसमें? इन्फोर्सिबिलिटी क्या है मतलब क्यों? इन्फोर्सिबिलिटी नहीं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट वाइड क्यों हो सकता है? मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? तो भाई ड्यू टू द चेंज इन लॉ, ड्यू टू द चेंज इन सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू द चेंज इन लॉ, चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, इस वजह से होता है। पार्टी की इच्छा नहीं है, बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी नहीं चाहता कि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वाइड हो, लेकिन पार्टी की इच्छा के विपरीत चेंज इन लॉ, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हुआ है। वॉइडेबल कब होता है? जब कंसर्न ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री रहता है। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या वाइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है? आंसर इज नहीं, कभी परफॉर्म नहीं हो सकता। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है क्या? तो बोला कि इफ द एग्रीव्ड पार्टी, अगर एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट विद इन द रीजनेबल टाइम, अगर एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं करवाता है, वाइड नहीं करवाता है, तब दूसरा पार्टी क्या कर सकता है? अपना राइट क्लेम करवा सकता है। तो बोल रहा है कि एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन द रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। एनी पार्टी मतलब छोटा चेतन, छोटा चेतन यहाँ पे क्या कर सकता है भाई? छोटा चेतन क्या कर सकता है? केस कर सकता है फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। किस पे केस कर सकता है? बाबू भैया पे बोलोगे कि परफॉर्मेंस ऑफ घर खाली करके दो। अगर वो वाइड नहीं करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कौन? बाबू भैया, तो छोटा चेतन उस पर केस कर देगा भाई, क्यों? अगर घर खाली नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा ना, और उनको क्या करना पड़ेगा? अपना राइट के लिए छोटा चेतन तब कोर्ट भी जा सकता है, कोर्ट भी जा सकता है। मतलब पहले तो चेड़ी ऊपर से सीना जोड़ी, हाँ जी हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा है ये, उसको अवॉइड कर दे ना, अपना राइट को यूज करे, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे। वाइड कॉन्ट्रैक्ट में नो राइट्स अवेलेबल टू एनी पार्टी,
जबकि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री हैड द राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का अधिकार है विद इन रीजनेबल टाइम। इफ सो रिसाइंडेड इट बिकम वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहला जाएगा, अगर वो खत्म नहीं कर पाया तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। चलो देख लो, एक बार देख लो, सारे पॉइंट्स को एक बार कवर कर लो। क्या दोनों का डिफरेंस क्लियर है? आंसर है हाँ जी, हाँ क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में या फिर कमेंट में इस वीडियो में भी पूछ सकते हो कि कोई दिक्कत है तो मैं उसको बता दूंगा आपको, या फिर आप हमारे ऐप में जाके डाउट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो मैं वहाँ पर भी आपको बता सकता हूँ। मुझे लग नहीं रहा है कि कोई डाउट आपका बनेगा, यार मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। आ जाओ भाई। तो अभी हम लोग का सिर्फ ये एक बचा हुआ है, अब हम इसको भी कर लेते, इसको भी कर ही लेते हैं। अभी इसको करके हम लोग खत्म करते हैं आज की कहानी। चलो तो हम लोग इसको अभी जल्दी से निपटा देंगे और आज का लेक्चर को करेंगे समाप्त। बोल रहा है क्या? एग्रीमेंट मतलब क्या? एग्रीमेंट मतलब क्या? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन हो हर केस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अगर है ही, कंसिडरेशन भी जोड़ दो ना। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बराबर एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, मतलब मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और स्कोप, एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, यानी कि इसमें लीगल और सोशल एग्रीमेंट, पॉलिटिकल एग्रीमेंट सारे इसमें कवर्ड होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नैरो सेंस है, जो लीगल इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। एग्रीमेंट क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है? इन जनरल नहीं करता है। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज। कभी कभी ये ग्रांट देता है, जैसे हम लोग सेल एग्रीमेंट करेंगे कहीं पे तो हम लोग को एक राइट तो मिल जाता है कि हम लोग को खरीदने का राइट रहता है, या परचेज एग्रीमेंट करते हैं तो परचेज करने का राइट रहता है। कभी कभी कुछ राइट होता है, इन जनरल कोई राइट क्रिएट नहीं करता, लीगल ऑब्लिगेशन कुछ क्रिएट। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, हमेशा ही लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। अच्छा, जितने भी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? आंसर नहीं। जो सोशल एग्रीमेंट होंगे, जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होंगे, क्या वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे? आंसर नहीं। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट इनके एग्रीमेंट्स होंगे? आंसर इज हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मतलब ही होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी, फोर्सबिलिटी बराबर होता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सभी एग्रीमेंट है, उसमें सभी में एग्रीमेंट है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो ये भी मैंने देखो आपको करवा दिया, ये भी मैंने आपको देखो करवा दिया है। तो दोस्तों यहां तक अपने लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे सर जी बता दो यही। दोस्तों अभी हम लोग का क्या क्या टॉपिक बाकी है, इधर इधर क्या क्या टॉपिक बाकी है। कल जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, या नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अनफोर्सेबल, उसके बाद ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा, करके कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब इजी पीजी है, इजी पीजी है। नहीं भी इजी पीजी है तो मैं हूं ना, भाई आया है सब इजी करवा के जाएगा, सब कुछ करवा के जाऊंगा, एकदम अच्छे से समझा के जाऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, सब अच्छा है। दोस्तों तो आज को लेक्चर को हम लोग यहीं पे रखते हैं, यहीं पे रखते हैं और करते हैं यहीं समाप्त। तब तक आप एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैं सीए वैभव, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें, मस्ती में रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।